कम्युनिकेशन टुडे के गुरु मंत्र श्रृंखला का यह 13वां एपिसोड है। इसमें आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आपको विदित है, कम्युनिकेशन टुडे की इस श्रृंखला में हमारा ये प्रयास है कि मीडिया और मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में जिन मित्रों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और अपने जीवन में संघर्ष करते हुए इन ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, उनके साथ संवाद करते हुए हम उनके जीवन के कुछ ऐसे पक्षों को पहचान सकें, जान सकें, जिनसे कहीं हम प्रेरित हो सके, हमारी युवा पीढ़ी कहीं उससे उत्साहित और प्रेरित होकर के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसी तरह सदा तत्पर रहे। तो आज के हमारे इस एपिसोड में देश की वरिष्ठ मीडिया शिक्षक प्रोफेसर वंदना पांडे उपस्थित हैं। वंदना जी, बहुत बहुत नमस्कार। आपको भी सादर नमस्कार सर। ये मेरे लिए वंदना जी, इस समय बात है। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा में प्रोफेसर और डीन के रूप में काम कर रही हैं और इसके पूर्व आप गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार में आपकी बहुत लंबी पारी रही है और वहीं से मेरा इनका करीब करीब 3 दशक का संवाद अलग अलग मंचों पर देश में उनके साथ मिलना जुलना और उनका सानिध्य मुझे मिलता रहा। वंदना जी का व्यक्तित्व बहुआयामी है। विश्वविद्यालय में रहते हुए उन्होंने एक शिक्षक के रूप में बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन किया, चाहे वो HIDC की डायरेक्टरशिप हो या और जो जिम्मेदारियां दी जाती हैं उनका भी आपने बखूबी निर्वाह किया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स में सहभागिता की और एक अध्यापक के रूप में तो बेहद लोकप्रिय हैं ही, और वहां से सेवानिवृत्ति के बाद हिसार से आप नोएडा में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में मीडिया की नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए कार्य कर रही है। वंदना जी, अपन बात शुरू करेंगे। जैसा हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम बचपन से शुरू करते हैं, क्योंकि आज की वंदना जी को बहुत लोग जानते हैं। आपका एक इतना लंबा चौड़ा सर्किल है, UGC आदि कमेटीज में आप जाती रहती हैं, लेकिन बहुत कम मित्रों को और विद्यार्थियों को जानकारी होगी कि आपका जन्म कहाँ हुआ और वो स्कूल जहां से आपने पढ़ाई की उस दौर में। लगभग आज से अपन 5-6 दशक पुरानी बात कर रहे हैं, जिस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी और शायद महिलाओं को पढ़ने के लिए बहुत उस तरह का माहौल भी नहीं होगा। तो उस तरह के परिवेश से किस तरह से आपको अपना पारिवारिक सहयोग मिला, पेरेंट्स की किस तरह से गाइडेंस रही, या आगे किस तरह से आपने अपना प्राइमरी और मिडिल जो एजुकेशन है वो की, तो आज जीवन के इस मोड़ पर आप किस तरह से अपने उस बचपन को याद करेंगे? जी, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर बचपन रहा सर। मेरा जन्म जो है वो बिहार के कैमूर की पहाड़ियों के बीच में एक छोटा सा गांव है, जो कि मोहनिया और भभुआ से थोड़ा 5 किलोमीटर दूर है। खरेंदा के नाम से वो गांव जाना जाता है। वो बिहार के बहुत सुदूर अंचल में कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है, जिसको तीनों तरफ कैमूर की पहाड़ियां थी, हैं अभी भी। और उसमें मेरा एक छोटा सा गांव था। उस गांव की पाठशाला से मैंने अपनी शिक्षा शुरू की। मेरा परिवार जो है एक जमींदार घराने में मेरा था। मेरा जन्म उसी जमींदार घराने में हुआ। मेरे पिता और मेरे माता बहुत ही ज्यादा अधिक धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक तालाब के किनारे एक छोटा सा स्कूल, उस स्कूल के एक हेडमास्टर साहब ओझा जी, और मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले दुबे जी और पासवान जी मेरे गुरु। ये 3 लोगों को मैं अभी भी प्राइमरी शिक्षक के रूप में से आज तक याद करती हूँ और उन्हें विस्मृत नहीं कर पाती हूँ। उस छोटी सी पाठशाला से मेरे शैक्षणिक जीवन की शुरुआत हुई। 4 या 5 तक मैं उस विद्यालय में पढ़ी। मैं सरकारी विद्यालय था और निसंदेह वो थोड़ा मैं जमींदार परिवार से थी, तो कुछ चीजें थी जो मुझे अब अटपटी लगती है। जैसे दरबारी बच्चों की छुट्टियां पहले हो जाया करती थी, क्योंकि मैं किसी जमींदार घराने से थी। पूरे गांव के लोगों की छुट्टियां बाद में होती थी, लेकिन फिर भी हम उन्हीं गांव के बच्चों के साथ घर आना पसंद करते थे, क्योंकि जो मित्र, जो सहपाठिन थी, जो साथी थे उस समय, वो तो ये नहीं जानता था कि मैं जमींदार घराने की हूँ या मैं वो व्यक्ति जो किसी गांव के सामान्य परिवार से है। वहां से शिक्षा पूरी हुई। 5 क्लास करने के बाद मैं वहीं पर एक तहसील कहेंगे, अब वो जिला में परिवर्तित हो गया है, भभुआ डिस्ट्रिक्ट है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट का। वहां के राज्य संपोषित गर्ल्स उच्च बालिका विद्यालय में मैं 8वीं से 7वीं या 8वीं से पढ़ने के लिए मैं आ गई। गर्ल्स स्कूल था। मेरे नाना जो थे बड़े प्रख्यात वकील थे,
तो उस समय में जैसा कि आपने कहा, बड़ी समस्या थी कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए कैसे भेजा जाए। मैं इसका श्रेय अपनी माँ को देती हूँ, क्योंकि मैं जमींदार घराने में थी, तो ऐसा लगता था कि पढ़ना पढ़ाना कोई बहुत आवश्यक नहीं है। लेकिन मेरी माँ को मेरे पिताजी ने उस समय में भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक विद्यालय हुआ करता था, वो सेंट्रल स्कूल से उन्होंने प्राइवेट से उनको हाई स्कूल कराया था। माँ के अंदर ये इच्छा थी कि बेटियां भी जी पढ़े, और हम 3 बहनें थे लगातार, पुत्र जी नहीं था। तो ये बड़ी और विकट समस्या थी, क्योंकि मेरा भाई हम सबसे छोटा है और वो 10 वर्ष छोटा है। तो बड़ी विकट समस्या थी कि लड़कियों को क्यों पढ़ाया जाए। जी तो जी। फिर माँ ने ये जिद किया कि नहीं, मैं इस यहाँ से अब हो चुकी शिक्षा और यहाँ से अब गांव से निकालूंगी, और उसको पढ़ाने के लिए मुझे नाना के घर भेज दिया। तो हम लोग माँ को छोड़ के नाना के घर आ गए और वहां से हाई स्कूल की कौन सी शिक्षा। क्लास में थे उस समय आप? जी, कौन सी क्लास में थे आप जब मैं नाना 8वीं क्लास में, अच्छा 7वीं अच्छा में आ गई नाना के पास, सॉरी अच्छा 5वीं के पास करने के बाद नाना के घर आ गई। अच्छा और अच्छा। वहां से फिर मैंने हाई स्कूल, जो तो गर्ल्स हाई नाना स्कूल के था। पास आपको स्कूल की मतलब बेहतर स्थिति के कारण गए या किस कारण से गए आप हाँ, नाना के? बेहतर स्थिति के कारण गए, क्योंकि वो अच्छा गर्ल्स हाई स्कूल था, वहां से बोर्ड करने की सुविधा थी। लेकिन नाना मेरे बड़े शख्स कहते कि बहुत कठोर व्यक्ति के थे, और हमारे घर के दरवाजे पर रिक्शा आके रुकता था, और हम किताबें लेकर के रिक्शा पर बैठ जाते थे, और रिक्शा वाला ले जाके स्कूल पर उतार देता था, और वहां से वो चारदीवारी में बंद होके पढ़ने के बाद फिर हम घर आते थे। वहां से मैंने जब पूरी शिक्षा पूरी कर ली, हाई स्कूल पास कर लिया, तो +2 में पढ़ने के लिए, जिसे इंटरमीडिएट उस समय कहा जाता था, फिर जद्दोजहद शुरू हुई, क्योंकि वो इंटरमीडिएट उस समय कॉलेजेस में हुआ करता था, और कॉलेज कोएड था, एक ही कॉलेज था उस शहर में और कोएड था। मेरे नाना इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि को एजुकेशन में मैं लड़कियों को पढ़ने जाने दूंगा। तो अब ये होने लगा कि भाई अब इनको शादी वादी करो, ये हाई स्कूल पास कर लिया, नहीं, पढ़ाने की कोई आप जरूरत नहीं। कॉलेज में गए इसके पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि उस समय शायद 10th में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने पड़ते होंगे, जी तो जी। आपने साइंस आर्ट्स या कौन सा नहीं, डिसिप्लिन मैंने चुना? मैंने मैंने आर्ट्स लिया सर, क्योंकि मुझे साइंस और मैथमेटिक्स दोनों से बड़ा डर लगता था। अच्छा, आर्ट्स में क्या सब्जेक्ट लिया आपने? आर्ट्स में मेरे वो पूरे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस होता था उस समय, ईडीएस, एवरीडे विषय साइंस में। चयन करने की प्रेरणा किसकी रही? आपने अपने ही रुचि के हिसाब से विषय लिया या मित्रों ने या पेरेंट्स ने, किसने गाइड किया आपको? नहीं सर, उस समय उस स्कूल में वही उपलब्ध था। अच्छा वही अच्छा, तो उपलब्ध मजबूरी था, थी, तो हम हमने। अभिशप्त थे कि वही लेना है, तो जी आपको जी लगा नहीं जैसे आप स्कूल से नाना जी के यहाँ आए तो कहीं और चले जाएं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि पारिवारिक सपोर्ट तो आपको शुरू से था ही। जी तो जी जी। उस समय 10th क्लास में आते आते आपके मन में क्या इच्छा थी? जॉब करने का था, नहीं था, या किस तरह की लाइन में जाने की इच्छा थी आपकी? नहीं, मेरे मन में शुरू से होता था कि मैं एक शिक्षक बनूं, ये अच्छा मन में अच्छा लगता था। शिक्षक का व्यक्तित्व देख के मुझे हमेशा लगता था। और मैं जी आगे के क्रम में आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे ग्रेजुएशन किया, तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी भी की अच्छा अच्छा इसीलिए। और मैंने उसमें मैं ना रुचि लेते हुए मैंने उसको छोड़ दिया, प्रिलिम करने के अच्छा अच्छा। बाद छोड़ दिया, क्योंकि चलिए, मेरा मन अपन था। हायर एजुकेशन की बात फिर करेंगे। जो हाँ स्कूल में हाँ। आपका जो विद्यार्थी जीवन रहा, हाँ जी। उसमें किस तरह की हॉबीज रही आपकी? विद्यार्थी जीवन में खेलकूद में मेरी बहुत रुचि रहती थी, मैं खेलती थी, और जो कल्चरल एक्टिविटीज होती थी। जो खेलते थे इंडोर गेम्स या आउटडोर गेम्स? नहीं, इंडोर गेम्स खेलते थे, और कबड्डी खेलती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक स्कूल है। में कबड्डी खेलती थी, इंडोर गेम्स भी खेलती थी। और लिखने का इसलिए मेरे अंदर एक रुझान तब भी था, क्योंकि मेरे पिताजी भी साहित्य के बहुत समर्पित व्यक्तित्व थे। उन्होंने अर्धनारीश्वर महाकाव्य 8 खंडों का लिखा, तो वो लिखते थे तो हम लोग को बैठा के सुनाते थे। अच्छा तो अच्छा एक अच्छा। साहित्य के प्रति एक अनुराग उन्हीं के कारण हुआ। उस विश्वविद्यालय में मेरी होम साइंस भी था मेरा, लेकिन मेरा मन कभी होम साइंस में लगा नहीं। जी मेरा मन, राजनीति विज्ञान मेरा बड़ा प्रिय विषय तब भी जी। लगता था। तो जैसा और आपने कहा कि आपकी रुचि खेलों में रही और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, तो थिएटर भी किया आपने? जी थिएटर, थिएटर, रंगमंच? थिएटर में, हाँ, स्कूल के उस समय में थिएटर करके उस स्कूल में कुछ ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो भी वार्षिक समारोह होता, उसमें डिबेट्स होता, उसमें डांसेस होते, अच्छा, उसमें कंपटीशन होता, तो मैं डिबेट कंपटीशन में, डांसेस में, उसमें थिएटर जाते में, थे। ड्रामा में पार्ट करती थी। अच्छा, और कविताएं वगैरह लिखने का, जैसा आपने कहा पिताजी कविताएं लिखते थे, हाँ तो हाँ। स्कूल जीवन जी से जी। लिखते थे आप? जी जी, मैंने उस समय लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन मैं लिख के छुपा देती थी। एक बार मैं छपने कहीं नहीं भेजा?
छपने में मैं भेजा, जीवन के इंद्रधनुष मेरी कविता बाद में छपी है, उस समय नहीं। वो लिख के मैं के टेबल पर रख के भूल गई थी। अच्छा। मेरे पिताजी ने उसको पढ़ लिया। पढ़ने के बाद उस पर कमेंट लगाया कि लिखते समय जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, अगुताना नहीं चाहिए, ध्यान से लिखना चाहिए। वो कमेंट लिख के छोड़ के उसी टेबल पर चले गए। मैंने उसको रख लिया और कुछ दिन में भूल गई। तो जब हाई स्कूल की परीक्षा मैंने वहीं से उत्तीर्ण कर ली, इंटरमीडिएट करने के लिए जब मैं आगे आई, तो उस समय ये होने लगा कि को एजुकेशन में कैसे पढ़ाया जाए। नाना मेरे तैयार ही नहीं थे कि इनको पढ़ाने दिया जाए। तो मेरे मामा इंजीनियर थे और केमिकल इंजीनियर सिंदरी फर्टिलाइजर में थे। मेरी माँ ने उनको संपर्क किया कि तुम पिताजी को समझाओ। मेरे नाना ने, मेरे बहुत जाने माने वकील थे, लेकिन वो सब ये इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ने जाएंगे। तो मेरे मामा ने कहा कि देखिए, आगे चल के लड़के लड़कियों को कोएड में पढ़ना पड़ता है। तो एक पूरी लंबी चर्चा चली उस पर, पूरा संसद बैठा घर का। और उसके बाद मेरे नाना ने इसके लिए अनुमति दे दी। लेकिन अनुमति देकर बहुत प्रसन्न हुए जब हम लोग को कॉलेज जाते, और उसी क्रम में हम कॉलेज जाते थे। रिक्शा आता था, ले जाकर उतार देता था, फिर ले आता था घर। लेकिन कॉलेज में, वहां महाविद्यालय था, वहां मैं डिबेट कंपटीशन, कुछ लीडरशिप भी, जैसे कोई स्टूडेंट का इशू हो तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करने लगी। ये वो दौर था जब जयप्रकाश आंदोलन था। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी, ऑडियो नहीं आ रही है, ऑडियो। मैं कह रहा था जो कविताएं आप लिखते थे उनका मूल स्वर क्या था? मतलब 15-16 वर्ष की मैंने पहली कविता जो लिखी थी उसकी एक लाइन आपको बताती हूँ जी, कि राष्ट्र नायक करके मैंने लिखा था। उस राष्ट्र नायक की कविता मैंने लिखी थी कि धरा के आह को मेटे, कलुषतम पुंज को हर ले, प्रभा जनहित का फैलाता बने, जो कीर्ति का दिनकर वही है राष्ट्र नायक। मैंने ये पहली कविता लिखी थी। अच्छा। उसके बाद मैंने भोजपुरी में भी कई कविताएं लिखी, क्योंकि मैं भोजपुरी अंचल की थी, मेरी बोली जो थी वो भोजपुरी थी। तो एक आध भोजपुरी में भी मैंने कई कविताएं लिखी। उसमें मैंने एक वर्णन ये लिखा, और ये +2 में ही लिखा, कि राधा और कृष्ण श्याम वर्ण के और राधा गोरी। तो एक दिन दोनों यमुना किनारे जाते हैं, तो राधा कहती है कि चलो यमुना के पानी में अपनी परछाई देखते हैं, और मैं देखूंगी तो तुम मेरी परछाई से गोरे हो जाओगे, क्योंकि तुम तो सांवले हो। उसको मैंने चित्रित किया था और बहुत लोकप्रिय हुई थी। +2 से ही मैं अपने पिताजी के साथ काव्य मंचों पर जाने लगी थी, उनके साथ। अच्छा, उनको सुनने के लिए। जी, उनको मेरे साथ लेके जाते थे, सुनाते भी थे और सुनते भी थे। उस समय बिहार साहित्य परिषद के जो अध्यक्ष थे रामदयाल पांडे जी, जब मैंने उनको ये पहली कविता सुनाई थी, तो उन्होंने मेरी कविता की डायरी पर लिखा कि तुम मीरा और महादेवी की साधना कर दो विकसित, वंदने साधना के पथ पर कर दो साहित्य आज मुखरित। ये उन्होंने मेरी लाइनें लिख के दी, वो आजकल मेरी डायरी में सब। मैं मीरा और महादेवी क्या ही बनती, लेकिन उनका आशीर्वाद मिला मुझे। और फिर मैंने वहीं से पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स किया सर। अच्छा। हाँ, और फिर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का, उस समय जेपी मूवमेंट हुआ सर, जयप्रकाश आंदोलन जी। और मैं जयप्रकाश आंदोलन में कूद पड़ी थी सर। मेरे नाना की शक्ति के बावजूद मैं दीवार फान के घर के पीछे से जयप्रकाश आंदोलन में कूद पड़ी थी। तो जयप्रकाश जी से मिलना भी हुआ आपको? हाँ जी, जयप्रकाश जी से मिलना हुआ। उनकी बहुत सारी रणनीतियों में हम शामिल रहे, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि बहुत सारे आंदोलनकारी, क्रांतिकारी हमारे घर के पिछवाड़े में इसीलिए आके छुप जाते थे। और किसी ने मेरे नाना को बताया कि आपकी नातिन तो जयप्रकाश आंदोलन में कूद गई है, आप उसको रोकिए। तो बड़ी डांट पड़ी मेरी माँ को कि उसको रोको, वो तो जयप्रकाश आंदोलन में चली गई है। फिर मैंने थोड़ा, चूंकि नाना का सम्मान करना था, अदरवाइज मैं कोर्ट की में, मेरे नाना अंदर वक्त रहते थे और कोर्ट के गेट पर हम लोग धरने पर बैठे रहते थे सरकार के खिलाफ। बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। तो विद्रोही स्वर शुरू से ही रहे आपके, मतलब विद्रोही स्वर शुरू से ही आपका एक उस तरह की चेतना रही आपकी? हाँ, ये रही सर, ये रही। फिर मैं वहां से सर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए ग्रेजुएशन ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करने के बाद मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ मूव की, और वहां मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया, पीएचडी किया, और वहीं से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया। वहां भी मैं छात्र राजनीति में शामिल हो गई सर।
अच्छा अच्छा अच्छा। मेरी माँ ने मुझे कहा कि ऐसा है, पढ़ाई करने गई हो, चुपचाप पढ़ाई करो, नेता नहीं बनना है। ये मेरी माँ ने मुझे डांटा, नेता नहीं बनना है। तो कभी फिर आपके मन में विचार नहीं आया कि सक्रिय राजनीति में रह के कभी चुनाव लड़ें, या इस तरह का विचार कभी नहीं आया? सर मैं ना, मेरे को उस यूनिवर्सिटी में ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये किंग मेकर है, क्योंकि मैं वुमेन गर्ल्स हॉस्टल की प्रेसिडेंट थी। तो वहां का 1,500 वोट बच्चियां इतना मानती थी कि मैं जिधर कहती थी उधर ही पोल होता था। तो सब मुझे किंग मेकर कह दिए थे। लेकिन हाँ, मेरी इच्छा थी कि मैं सक्रिय राजनीति में जाऊं। लेकिन जब माता पिता का इतना उस समय प्रभाव रहता था कि उन्होंने जो संकेत किया, मैंने स्वयं को उधर मोड़ लिया। और मुझे अच्छा लगता था, मेरा सपना था शिक्षक बनना। उस दौरान में मैं एक चर्चा करना भूल गई कि जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो हमारे साथ के सहपाठी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, वहीं भभुआ में ही, तो हमने भी शुरू किया। बीपीएससी का एग्जाम दिया, एग्जाम को क्वालिफाई भी किया, सिलेक्शन तक नौबत भी पहुंची, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने अपने पिताजी से कह दिया कि मुझे तो शिक्षक बनना है, मैं नहीं जाऊंगी उसमें। मेरे पिताजी बड़े नाराज हुए मेरे से इस बात के लिए कि ये समझ नहीं रही है बच्ची, बहुत जिद्दी। हमने कहा नहीं, मैं शिक्षक बनूंगी। जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आई सर, तो हॉस्टल में छात्रावास में बच्ची सभी जो फ्रेंड्स थी बैठ के कहती कि मैं तो ये करूंगी, कोई कहती मेरी शादी हो जाए, कोई कहती मैं कंपटीशन दूंगी। सबने कहा तुम क्यों चुप हो, तुम भी बताओ। मैंने कहा मुझे तो पीएचडी करना है और टीचर ही बनना है। ये मेरा संकल्प बिल्कुल स्पष्ट था अच्छा सर। अच्छा अच्छा। तो पीएचडी आपने पॉलिटिकल साइंस में किया या जर्नलिज्म हाँ में किया हाँ हाँ, सर? पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल में साइंस। किया, इंटरडिसिप्लिनरी मीडिया के साथ जोड़ के सर। अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ। तो जब आप मास्टर्स कर रहे थे आप बीएचयू में और चुनाव भी लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं लीडरशिप की एक तरह से आपकी जो क्वालिटी है वो भी एक तरह से विकसित होती गई। जी तो जी, मुझे बहुत क्रेजी थी मैं लीडरशिप की सर। जी, तो पीजी करने के बाद और पीएचडी करने के बाद करियर में आपकी पहला असाइनमेंट कौन सा मिला आपको? जैसे ही मैंने मास्टर किया ना सर, मास्टर में पॉलिटिकल साइंस किया, पॉलिटिकल साइंस में जी मास्टर किया, तो वुमेन्स कॉलेज की उस समय प्रिंसिपल थी डॉक्टर अन्नपूर्णा शुक्ला जी, जी। जो माननीय मोदी जी की चुनाव में वो बनी थी, प्रस्तावक बनी थी। बहुत ही अच्छा सम्मानित और वरिष्ठ महिला थी, और हमारे लिए वो मेरी आदर्श थी। और हमारे गुरु थे प्रोफेसर मनोरंजन झा जी। तो उस अच्छा। समय जब मैंने पॉलिटिकल साइंस किया तो विमेंस कॉलेज में, और मैं हॉस्टल की प्रेसिडेंट थी भी, विमेंस हम्म। कॉलेज में पर लेक्चर पेमेंट पर बुलाया जा रहा था। तो मुझे भी ये अच्छा ऑफर दिया गया, और मैंने पर लेक्चर पेमेंट 20 रुपए पर लेक्चर पेमेंट उस समय था सर। और ये मैं बात बता रही हूँ 84 की सर, 1984 अच्छा की, अच्छा। उस समय 30 रुपए 83। मिलते थे। हाँ, तब 20 रुपए पर लेक्चर मिलते थे। वहां से मैंने अपनी पहली दिन की पहली टीचिंग शुरू की सर। अच्छा कुछ अच्छा। दिनों तक करने के बाद, इन बिटवीन में जर्नलिज्म भी, मास कम्युनिकेशन भी कर ली थी, तो मुझे ये पता चला कि अग्रसेन कन्या पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में एडहॉक पॉलिटिकल साइंस पर जगह खाली है। तो मैंने एडहॉक पॉलिटिकल साइंस वहां पढ़ाना शुरू किया सर। पहली मेरी शिक्षण की यात्रा काशी हिंदू विश्वविद्यालय का महिला महाविद्यालय, उसके बाद अच्छा अग्रसेन कन्या पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, वो बहुत बड़ा कॉलेज था, 5,000 जनसंख्या थी उस समय बच्चियों की। वहां अच्छा। मैंने एडहॉक पर पॉलिटिकल साइंस शुरू किया सर। जी और पढ़ाने के बाद फिर मेरे पास पारिवारिक दायित्व आया, क्योंकि मेरा मतलब पुत्र होने वाला था बेटा, और मैं माँ बनने वाली थी। तो मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया। पीएचडी उसी दौरान सबमिट होने वाली थी सर। और ये हम्म। सब मास्टर होने के बाद की बातें हैं। जब ठीक। पीएचडी सबमिट होने वाली थी तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया, पीएचडी सबमिट भी हो गई थी। उन ड्यूरेशन में मैंने अपनी पीएचडी अवार्ड की, जब उसके बाद मैं माँ बनी। तो सितंबर में मैं उसी गर्भावस्था थी, उसी में ही मैं जाकर के मैंने पीएचडी का वाइवा दिया। उसके बाद 85 में मेरा विवाह हो गया था जी जी। और उसके बाद मैं पीएचडी सबमिट करने के बाद मैं कुछ दिनों के लिए एक तरह से अवकाश सा ले लिया मैंने। उससे पूर्व जो है वो पत्रकारिता और जनसंचार विभाग में काशी विद्यापीठ में भी गेस्ट फैकल्टी की जगह खाली होती थी। और मैं यहाँ से प्रोफेसर अनिल उपाध्याय जी को यहाँ से भी नमस्कार करती हूँ, मेरे रिश्ते में भी हैं, मेरे लिए बहुत सम्माननीय। जी। उन्होंने मुझे कहा कि वंदना तुम आओ और क्लास लो। तो उसी समय में काशी, जब मैं अग्रसेन में पढ़ा रही थी सर, तभी मैंने वहां पर पत्रकारिता के भी कुछ क्लासेस लिए।
और उसके बाद चूंकि मेरा पुत्र हो गया था तो मैंने 4 वर्ष तक मातृत्व सुख का जमकर आनंद उठाया सर। जी जी 4 वर्षों तक मुझे उसको पालना था, स्कूल गोइंग लेवल तक पहुंचाना था। तो मैं 4 वर्षों तक सर बिल्कुल ही इन बिटवीन, जब मैं विद्यार्थी रही मास कम्युनिकेशन की सर, तो प्रोफेसर अंजन कुमार बनर्जी जी हमारे गुरु थे, प्रोफेसर बलदेव राज गुप्ता जी हमारे गुरु थे। ये 84-85 की बात है। इसी समय में मैंने बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया। मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में मैंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया वहां पर सर। और आजमी साहब, प्रोफेसर आजमी हमारे गुरु थे। प्रोफेसर गीता वामजाई ने हमें बैचलर ऑफ जर्नलिज्म में पढ़ाया। ये सभी लोग हमारे लोग थे जिनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। प्रोफेसर अंजन कुमार बनर्जी जी के उस मतलब आशीर्वाद को मैं जीवन पर्यंत नहीं भूल सकती, जिनके कारण मैं आज शिक्षक के तौर पर जानी जाती। उस समय तो मुझे लगता है प्रोफेसर बनर्जी का नाम पूरे देश में एक मीडिया शिक्षण में बहुत ही जाना पहचाना था, और संयोग से मेरा भी उनके साथ बहुत आत्मीय संबंध रहा। जी, और उन्होंने ही सबके नाम की चर्चा मुझसे की थी कि तुम उनसे मिलो जाकर। हाँ, तो मैं शायद, यदि मुझे सही याद है तो 88 में बीएचयू आया था बलदेव राज जी और अंजन कुमार जी के निमंत्रण पे। और मेरे ख्याल देश के पहले शिक्षक थे जिनको, पहले और अंतिम, जिनको मीडिया शिक्षा के उसमें पद्मश्री मिला था, पद्मश्री मिला। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इतने वरिष्ठ शिक्षकों का सानिध्य आपको मिला और आपने इसमें अपना करियर बनाया। तो फिर ये पार्ट टाइम टीचिंग और इसके बाद रेगुलर टीचिंग में तो सर, तो ये यात्रा वहां से शुरू हुई। 4 वर्षों के बाद मैं एक अपने छोटे भाई के विवाह में लौट के आई। तो विवाह में मेरे अनिल उपाध्याय जी भी आए थे क्योंकि मेरे रिश्तेदार थे। तो उन्होंने मुझसे कहा, वंदना, उनका जैसा कि स्नेह होता है सबके प्रति, आओ तू क्लास ले लो। तो मुझे बड़ी कहते हैं कि बड़ा एक तरह से डर सा लगा, अरे 4 वर्ष छूट गए हैं और मैं कैसे फिर से पढ़ाना शुरू करूंगी। लेकिन मैं क्लास में गई और उन्होंने एडवर्टाइजिंग ही पढ़ाने के लिए मुझे विज्ञापन का वो पेपर दिया। और क्लास से जब निकली, लौट के आई, तो विद्यार्थियों के जो फीडबैक मिला उससे मन बहुत प्रफुल्लित हो गया। और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा नाम साल भर के लिए गेस्ट फैकल्टी में कराता हूँ, तुम पढ़ाओ। उन दौरान मैंने वहां पर पूरी तरह से पढ़ाई, गेस्ट फैकल्टी के तौर पर, कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी के तौर पर पढ़ाना शुरू किया। उसमें समानांतर पता चला मुझे कि अग्रसेन वो महाविद्यालय में भी पत्रकारिता विभाग खुल गया है। तो वहां की प्रिंसिपल डॉक्टर कृष्णा नगम जी का बहुत स्नेह रहता था मुझ पर। उनके पास मैं ऐसे ही मिलने गई तो बोली कि वंदना, तुम आओ और यहाँ भी संभालो। मैंने बताया कि मैं पढ़ा रही हूँ गेस्ट कॉन्ट्रैक्ट पर। तो बोली कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर जब टाइम मिले तुम यहाँ आके पढ़ाओ। तो मैंने वहां भी कुछ दिन शुरू किया पत्रकारिता को पढ़ाना। और साइमल्टेनियसली सर, मैं यूपी कॉलेज में भी पत्रकारिता चलती थी, तो पर लेक्चर पेमेंट पर मैं यूपी कॉलेज भी पढ़ाने जाती थी। और वही वो काल था जब प्रोफेसर अंजन कुमार बनर्जी जी हमारे गुरु है, वो उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग में को देख रहे थे, उनके पास था। उन्होंने मुझे कहा, वंदना, तुम आ जाओ यहाँ पर पढ़ाने के लिए और तुम पढ़ाओ। तो मैं वहां से सर डेली सुबह निकलती, इलाहाबाद जाती थी, सुबह निकलती थी, यूपी कॉलेज में 2 लेक्चर लेती थी, 7:30 से 8:30, 9:30 निकलती थी, इलाहाबाद पहुंचती थी, वहां 2 लेक्चर लेती थी, वहां से वापस घर आती थी। बड़ा संघर्ष रहा है जीवन में सर। ऐसा लगता है कि कुछ पाने कुछ इतना आसान नहीं होता है। लोग कहते हैं, तो मुझे वो बात याद आती है कि लोग कहते हैं, लेकिन किसी ने हमारे पैरों के छाले देखे ही नहीं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। फिर इतनी यात्रा और फिर उसके बाद शाम को आके लेक्चर तैयार करना। हाँ बिल्कुल। और छोटे से बच्चे को भी छोड़ के माँ के पास छोड़ के जाती थी क्योंकि कई जगह घूमना होता था। उसके बाद सर ये लंबी यात्रा चली। उसी समय की बात है, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक दिन किसी परिचित के साथ, किसी नारी से रिश्तेदार थी, उनके साथ मैं मिलने जा रही थी। बाहर प्रोफेसर अंजन कुमार बनर्जी जी खड़े थे, तो मैं देखी, रिक्शे से उतरी, उनका पैर छुआ, तो पूछे तुम क्या कर रहा है? हमने कहा बस ऐसे ऐसे पढ़ा रही हूँ सर कहीं। बोले तुमने कहीं अप्लाई नहीं किया? हमने कहा अभी तो नहीं, अभी तो बच्चे को देख रही हो, छोटा है।
बोले कि तुमने क्यों टॉप किया था जब यही करना था, घर में बैठना था। तो अच्छी डांट लगाई उन्होंने। बोले देखो कहाँ यहाँ निकला है कि ये पोस्ट है, मेरे पास विज्ञापन है, तुम इसमें भरो। तो मैं दूसरे दिन उनके यहाँ से जाके वो विज्ञापन की कटिंग ले आई और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय में मैंने सर अप्लाई कर दिया। अच्छा, 30 जनवरी मुझे वो याद है, अंतिम दिन था वो वहां पर भेजने का। फर्स्ट फ्लाइट से किस किस तरह से कोशिश करके मैंने भेजा और वहां मैं जनवरी में इंटरव्यू देने गई। 20 मार्च 1997 को मैंने गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर लिया। प्रोफेसर बृजकिशोर कुटियाला जी हमारे उस समय विभागाध्यक्ष थे, डीन थे। मैं उनका भी सम्मान करती हूँ कि उनके अध्यक्षता में हमें यह अवसर मिला और हमने उनसे भी बहुत कुछ सीखा सर। तो संघर्ष की बड़ी लंबी श्रृंखला रही है सर। लिखना लिखाना मेरा पत्रकारिता में शुरू से शौक था सर। मेरी पहली जो राइटअप छपी एक छोटा सा संपादक के नाम पत्र, उसको मैंने आज भी अपने एल्बम की प्रथम पृष्ठ में रख रखा है। कब की बात है, आपको याद है उसकी डेट और कौन सा अखबार था वो? जी सर, वो 85 में ही था और वो मेरे ख्याल से अक्टूबर का मंथ था, मुझे एकदम एग्जैक्ट डेट नहीं याद है। उसमें अक्टूबर में निकला था संपादक के नाम पत्र में, और मैंने किसी स्थानीय गली और उसके इश्यूज को उठाया था सर। जी, जन समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट किया था। जी, वहाँ पत्रकारिता में रहते हुए मैंने जनवार्ता में भी काम किया सर। जनवार्ता में मैं उप संपादक के तौर पर काम करती रही और ईश्वरदेव मिश्रा जी थे, ईश्वरदेव मिश्रा जी उसके संपादक थे। तो वो मुझे हमेशा वो असाइनमेंट देते थे जिसमें माइनॉरिटीज की महिलाओं के बीच में जाके मैं उनके इंटरव्यू करती थी, उनकी प्रतिक्रियाएं लेती थी और उस पे आलेख लिखती थी। तो ये जब आप पार्ट टाइम टीचिंग करते थे और ये इधर दोनों साथ चलते रहे आपका? जी, साथ चलते रहे। जब मैं अग्रसेन में रही और जब मैं काशी विद्यापीठ में पढ़ाती रही तो ईश्वरदेव मिश्रा जी के साथ मेरा ये के साथ। तो लगभग आपका 7-8 साल का रहा ये पार्ट टाइम टीचिंग या गेस्ट फैकल्टी के रूप में? 84-85 में मैंने शुरू किया था सर, और बीच में 4 साल मेरे बेटे का की लुक आफ्टर में बीता, और मैंने 1995 में मैंने परमानेंट ज्वाइन किया वहां पर। 97 में गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी। जी, मुझे लगता है शायद 2000 में फिर आप हमारे यहाँ जयपुर आए थे कॉन्फ्रेंस में। ओ सर, आपकी पुस्तकें पढ़ी, इतने मनोयोग से पढ़ती थी सर। पत्रकारिता कानून उसको इतना पढ़ते थे हमने। मेरे पास वो आज भी मेरी लाइब्रेरी में रखी हुई है घर के। अब पहली पुस्तक के रूप में मैं उसको रखती हूँ क्योंकि यही वो कड़ी है सर जिसने मुझे आपसे जोड़ा था। हाँ, तो 2000 में पहली मुलाकात थी, लेकिन आपसे मिली नहीं थी सर। हाँ, मुझे ध्यान है 2000 में आप बेटे को भी साथ लेके आए थे। मैं आपको पत्र लिखती थी कि आपकी पुस्तकें पढ़ती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। और मैं आपको नहीं जानती थी, आप हमको नहीं जानते थे। जयपुर में हम पहली बार देखे थे। बिल्कुल, ये बात सही है। जानते थे, पहचानते नहीं थे। खैर, फिर जब आपने गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो मुझे लगता है फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये सब आप लोग का सहयोग था सर। आप लोगों का में जिस तरह की आपकी पारी रही और पूरे देश में, देश के बाहर भी आपने पहचान बनाई, तो उस यात्रा की प्रमुख चुनौतियां आप क्या महसूस करती हैं? बीइंग ए लेडी, उस सारे माहौल में किस तरह से आपने अपने आप को तैयार किया और कैसे हेड, डीन और कितनी तरह की आपने जिम्मेदारियां निभाई? तो वो कुछ संस्मरण ऐसे आपको याद आ रहे हों जो कहीं हमें प्रेरित कर सकें और कहीं रोमांचित कर सकें? बहुत सारी चुनौतियों से तो आप भी वाकिफ हैं सर। आपका हमेशा मार्गदर्शन मुझे मिला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर कि अगर चुनौतियां ना होती तो हम इतने निखरते ही नहीं। और निश्चित रूप से एक छोटे से बच्चे का हाथ थाम कर मैं जब हिसार पहुंची थी तो मेरा बेटा 5 साल का था सर। और उस नए परिवेश में मेरे पिताजी ने मेरे साथ एक नौकर भी भेजा था कि मेरी बेटी बहुत दूर जा रही है तो तुम उसकी देखभाल करने के लिए, उनका कोई पुराना जमींदारी का कोई व्यक्ति था, उससे कह के दिया। तो वहां लोग बड़ा कमेंट करते कि लोग नौकरी करने नौकर लेके चले आते हैं, ये जुमला बोला जाता था। लेकिन सर उतने छोटे से बच्चे को एकदम अनजान जगह में लेके जाना और नए वातावरण में अपने को समायोजित करना, चुनौतियां तो बहुत थी सर। लेकिन हिसार में बहुत अच्छे लोग भी मिले सर जो मेरे साथ बहुत खड़े रहे। मैं उसमें विक्रम कौशिक का भी नाम लेना चाहूंगी, सुशील सिंह का भी नाम ले रहे। दोनों बच्चे हम लोग और विक्रम हम लोग एक ही दिन ज्वाइन किए थे सर।
और अच्छा उस अच्छा। दिन के बाद हमको समझ भी नहीं आ रहा था मैं कहाँ रहने जाऊं अभी, क्योंकि रूम मिला नहीं था। तो विक्रम और वो सुशील जहाँ रहते थे वहीं मैं अपने बेटे को लेके गई। कुकर में हम लोग खाना बनाते थे और एक ही जगह बैठ के खाते थे सर। और सुबह हम लोग जी निकल के आते थे। तो वो एक बड़ा अच्छा साथ रहा है। उन बच्चों का भी मैं विशेष स्नेह और आभार करूंगी। उन लोग के साथ वहां के 25 वर्ष बीते। कुछ मतांतर जरूर रहे होंगे, लेकिन वो सब थोड़ा बहुत तो प्रोफेशनल रहता था। ही है जी। लेकिन सबका स्नेह बहुत रहा। सभी हम्म। का परिवार के साथ जुड़ाव, साथ खड़े होना, हर सुख दुख में खड़े होना। हमारा भी उन बच्चों के साथ बहुत ही अपनों जैसा लगाव था। सभी जुड़े रहे। कुछ चुनौतियां आई जरूर सर। ऐसा लगता था कि जैसे हरियाणा जैसे जगह में एक दूसरे स्टेट से किसी महिला का जाकर के अपना बिल्कुल। वर्चस्व स्थापित करना, वर्चस्व तो नहीं था, अपनी पहचान मतलब स्थापित करना। जी जी। उनको हो सकता है उनकी ये मनोवृत्ति ना हो, लेकिन मुझे बहुत समय ऐसा लगता था कि चुनौती है। उस दुख दर्द को मैंने आपसे भी साझा किया है कई जी बार सर। जी हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल। नहीं, ये तो अपने आप में चुनौती है कि बिहार से जन्म लेकर के यूपी में जी आना, वहां जी पढ़ना, फिर पार्ट टाइम काम करते हुए जी जी और फिर रेगुलर, तो ये भी अपने आप में मुझे लगता है कि एक बड़ा रोमांच आपके जीवन में रहा। हाँ, और 1985 में मेरी शादी हुई थी सर। जी जी भारतीय वायुसेना में मेरे पति तब रहे हैं और अब तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो। जी जी लेकिन उस सारी चीजों में एक ये निर्णय लेना कि मैं इतना दूर जाऊंगी नौकरी करने, इसके लिए उस समय ना तो मेरे पिता सहमत थे ना मेरे पति सहमत थे। जी। चलिए, अंततोगत्वा मैंने सबको सहमत किया, क्योंकि उन लोग हम्म। को लगा कि ठीक है, शिक्षण एक बहुत सम्मानजनक है। लेकिन फिर भी बच्चे को लेकर इतनी दूर आकर के कई बार ऐसा लगता था कि बहुत अकेले पड़ रहे हैं। लेकिन एक ईश्वर की न जाने कैसी ऊर्जा थी और मन में एक बहुत बड़ी जिजीविषा थी कुछ करने की, कुछ जी ऐसा कुछ कि जिस जिस काम के लिए आए हैं उसको करें। कैसे करते गए पता नहीं चला सर कि वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो सब कुछ किसने कराती काम गई। किया है। विषम परिस्थितियों में भी लगता था कि नहीं आप छोड़ दो, लेकिन पता नहीं कोई है अदृश्य शक्ति जो बहुत कुछ करा लेती है हम्म। सर। वही शक्ति था, वही जी। संबल था सर। अच्छा, कभी खाली टाइम आपको मिलता हो तो आप किसमें, मतलब पढ़ाई लिखाई के अलावा कोई अभिरुचियां रही आपकी कि? एक तो मुझे बड़ी खराब बीमारी है सर कि जब तक मैं 12-1 बजे रात तक किताब न पढ़ लूं, बुक न पढ़ जी। लूं, मुझे नींद नहीं आती। अब तो एंड्रॉयड है, उससे बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलती हैं। हम्म। लेकिन कविताएं लिखना मेरा अभी भी चलता है सर। अभी कुछ दिनों से इसलिए छूट गया कि मैं दादी बन गई हूँ। एक छोटी सी जी ग्रैंड डॉटर है। उसको जीना भी जीवन का एक बहुत बड़ा जी सुख है। जी और जिस विश्वविद्यालय में मैं हूँ वहां पर सर मुझे जो जो डीन का दायित्व दिया गया है, वो दायित्व मुझे उसके उस स्कूल के अंदर 13 डिपार्टमेंट आते हैं। और ओहो। सभी बड़े डिपार्टमेंट है जहां पर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। काम 30 का दबाव बहुत डिपार्टमेंट में रहता है। 2000 बच्चों की कैपेसिटी है उस स्कूल में खाली। हाँ 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 और हाँ। मेरे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर जो बन रहा है उसके एसआईए की मैं चेयरपर्सन हूँ। तो बहुत सारे गांवों में सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का काम भी है। तो हम्म। काम का बोझ तो नहीं कहूंगी, दायित्व है। और ऐसा लगता है ईश्वर से प्रार्थना है कि ये ऊर्जा बनाए रखो, कुछ कुछ करते रहे जब तक शरीर चल रहा है। घर आने पर अब घर का जो पारिवारिक वातावरण है, दादी होने का सुख है जो, उसको जी भी आनंदित होना है। फिर भी मैं सर लिखने का काम अभी भी नहीं छोड़ती हूँ। जी कविताएं जब मौका मिलता है तो लिखती हूँ। मैं प्रयास करती हूँ कि मैं जब बहुत उदास हूँ या बहुत निगेटिव हूँ तो मैं कविताएं ना लिखूं। जी ये जबकि लोग कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, यहाँ से उपजा होगा गान। लेकिन मैं जब बहुत किसी चीज को लेकर डिसअपॉइंटेड होती हूँ तो मैं नहीं लिखना चाहती हूँ। जी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अच्छा लिखना और अच्छा संचारित करना ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं, जैसा आपने कहा कि पंत जी के इन शब्दों को, वियोगी होगा पहला कवि, शैले ने भी यही कहा, अवर स्वीटर जी सॉन्ग्स आर दोस विच टेल अस सैडेस्ट थॉट। तो जी शायद उन कवियों की मान्यता रही है कि जब अंदर से कहीं महसूस करते हैं, मैं भाव हाँ। इस तरह लेता हूं, तब कविता प्रस्फुटित होती है। तो कविताएं आपकी किस तरह का, मतलब मूल स्वर क्या है? आप बचपन से लेकर के अभी सर तक मैंने लिख रहे हर हैं? तरह की कविताएं लिखी। कुछ ऐसी भी जी। कविताएं लिखी जो कहीं ना कहीं से श्रृंगार रस को देती हैं। मैंने हम्म। ऐसे ही भी लिखी जो जेंडर इशू हो। मैंने तो हम्म। यही लिखा है कि बनो तुम सिंह वाहिनी, आज निज सम्मान रखने को नहीं आएगा कोई कृष्ण अब तुमको बचाने। मैंने वाह। ये भी लिखा सर। तो अच्छा, कुछ कोई सिंह संकलन वाहिनी बनो। प्रकाशित
संकलन प्रकाशित कराया कविताओं का आपने अभी हाँ तक? जी सर, एक करा दिया है, जीवन के इंद्रधनुष, एक और प्रकाशित होने वाली है, लिख रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने ये भी लिखा कि जिंदगी एक सुहाना सफर, साथ मिलकर चला करते हैं, उम्र भर हम मिले ना मिले, तो घड़ी तो मिला करते हैं। वाह। तो तो आप ये गीत सब वगैरह छोटे के मंचों पे भी कभी जाते हैं? कभी कवि सम्मेलनों में भी गए हैं आप? नहीं। हिसार में जब थी सर तो बहुत जाती थी, यहाँ भी अच्छा एक अच्छा। दो बार बुलाया गया, लेकिन अब नहीं जा पाती हूँ। अब नहीं तो नहीं मैं मिल थोड़ी पाता सी होगा। एक संगठन से जुड़ गई हूँ, तो उसके राष्ट्रीय स्तर के हम्म। जो कार्यक्रम है उससे जुड़ी रहती हूँ। अच्छा, ये जो आपका पढ़ने का शौक है, तो आप साहित्यिक कृतियां ज्यादा पढ़ते हैं या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या जिस सर तरह की उस मैं सब? शिवानी गौरा को, उपन्यासकार हैं, अब तो उनकी बहुत लिमिटेड हाँ हाँ। पुस्तकें हैं, उन्हीं और पुराने साहित्यकारों के उपन्यासों को पढ़ना मुझे अच्छा अच्छा। लगता है। वृंदावन जी। लाल वर्मा हो, जयशंकर प्रसाद की तितली हो, हम्म मैं हम्म बार हम्म बार उनको पढ़ती हूँ। हम्म, मृगनयनी हो, उसको बार बार पढ़ती हूँ। आचार्य चतुर्सेन की वयम रक्षामि, इसको भी हम्म। मेरा बार बार मन करता है पढ़ने जी का। लेकिन नए में उपन्यास में मैं कुछ कुछ जैसे हैं उन कुछ जो महिला उपन्यासकार हैं, उनकी कुछ उपन्यास पढ़ने का मैं कोशिश करती हूँ। आजकल तो ऑनलाइन सारे अवेलेबल है। जी बिल्कुल। हाँ, राष्ट्रवाद से प्रेरित विचारधाराओं को मैं पढ़ती हूँ। एक पुस्तक जो है, जो मुझे बहुत मन को छूती है, वो है स्वतंत्र वीर सावरकर की जी 1957 की क्रांति। ये मुझे जी बहुत छूती है। और एक हिमाद्री की है, शेमाद्री की है, और देश बट गया। तो इस तरह की पुस्तकों को मैं पढ़ती हूँ। जी। आजकल मैं एक पुस्तक पर लेखन भी कर रही हूँ सर, धर्म, विज्ञान और संस्कार। वाह। अच्छा, आप जब विद्यार्थियों के साथ आपका इतना लंबा जुड़ाव है, और जो मैंने अक्सर फील किया कि जो नई पीढ़ी आ रही है, अधिकांश विद्यार्थी पढ़ते नहीं है, अखबार जी तक भी वो नियमित रूप से नहीं पढ़ रहे हैं, तो जी वो जो जी आपका जी। अनुभव है, तो कैसे आप इस नई पीढ़ी को कुछ मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई केवल गूगल पे निर्भरता करियर में कोई बहुत आगे शायद न ले जा पाए, तो जो जी मूल पुस्तकें पढ़ना, अपनी अभिव्यक्ति को बेहतर बनाना, इस दिशा में कुछ प्रयास किए आपने, या क्या सोचती हैं आप किसको कैसे? सर मैंने अपने विद्यार्थियों को हम्म अपने अपने डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन है सर मेरे पास। उस हम्म डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन में हम बैचलर भी चला रहे हैं, मास्टर भी चला रहे हैं और पीएचडी भी चला रहे हैं। बैचलर में हमारे पास मोर देन 60 स्टूडेंट है एक सेमेस्टर में सर, हम्म और हम्म, हम्म, 150 से ऊपर बच्चे हैं। मैंने उनको ये कह रखा है कि हर शनिवार को आपको एक पुस्तक पढ़ना है और उसके बारे में जी। बताना है। और शिक्षकों अच्छा से जो अच्छा। मेरे पास है, जो फैकल्टीज जो है, उनको मैंने कहा है कि आप कौन सी पुस्तक पढ़ी है मुझे भी आके बताइए और मैं भी आपको बताऊंगी। पढ़िए, पुस्तकें पढ़िए, आप लोग चाहे आप गूगल पर ही पढ़िए, लेकिन पुस्तकों को छू कर पढ़िए। पुस्तकों को जी छू कर पढ़ने का जो एक सुख है, जैसे भोजन कहते हैं कि हाथ से खाइए तो स्वाद मिलता है, वैसे बिल्कुल। पुस्तक को छू कर पढ़िए। मैंने सर कोरोना काल में भी अखबार जिस दिन एकदम बंद हो गया होगा तभी रोका, नहीं तो मैं अखबार को लाती थी, उस पर प्रेस चलाती थी और पढ़ती थी। क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। सही सही और बात है। फिर किसी दिन तो मैं पुराने अखबार ढूंढ के बैठ गई कि नहीं पढ़ूंगी तो आज का दिन कैसे दिक्कत बीतेगा। रहेगी। जी। अच्छा, मान लीजिए आपको एक मौका मिले, वापस 20-22 साल के आप हो जाएं और करियर की शुरुआत करनी पड़े, तो हम्म। कुछ ऐसा मन में कोई सपना या इच्छा या महत्वाकांक्षा, कुछ भी नाम दे लें, जिसको पूरा करने के लिए आप फिर इस जीवन को शुरू करेंगे? कोई ऐसी चीज है मन में? मैं सर अगर फिर से दोबारा करना चाहे तो मैं शिक्षक ही बनना चाहूंगी, अच्छा अच्छा। वहीं से शुरुआत पत्रकारिता। करना चाहूंगी और मीडिया की ही शिक्षक बनना चाहूंगी अच्छा। सर। तो जहां तक आप डीन तक पहुंचे, आगे कोई सपना और? क्योंकि अभी तो बहुत सक्रिय जीवन है और काम करने की क्षमता, सामर्थ्य, कुलपति बनने की इच्छा है या कोई और नहीं नहीं अपना? सर, नहीं नहीं सर, अच्छा। कुलपति बहुत जोड़ तोड़ की चीज है और मेरी इच्छा नहीं है। चूंकि मेरी योग्यता है तो मैं जी जरूर इसके लिए प्रयास करती रही, और अब नहीं करूंगी इसलिए सर कि अब लगता है कि जीवन के इस चरण में मैं खूब पढूं, खूब लिखूं और अपने परिवार के साथ आनंदमय जीवन बिताऊं। जी। तो कोई इसलिए मीडिया का ऐसी ऐसा कोई इच्छा पक्ष नहीं है, जिसके? कुलपति की इच्छा नहीं है सर। जी। तो कोई ऐसा पक्ष मीडिया का या किसी और पक्ष का जिस पर आप चाहें कि ऐसी कोई किताब लिख सकें जिसका अभाव, उन विषयों का अभाव हो, ऐसा कभी कुछ सोच करके आप आगे कुछ सोचती हैं या क्या? मुझे लगता है कि भारतीय और संस्कृति और वैदिक संदर्भ में मीडिया की मीमांसा होनी चाहिए, इस पर पुस्तकों का अभाव है।
जैसे हम कहते परंपरा हैं से। कि हाँ, कि वाणी, श्रुति और स्मृति संचार के जो महत्वपूर्ण आयाम है, इस पर चर्चा नहीं हो सकी है। जबकि इस पक्ष पर ये हमको मानना होगा कि भारतीय संस्कृति में या भारतीय जो वैदिक परंपराएं हैं, वैदिक कहें या प्राचीन परंपराएं हैं, उसमें संदेशदाता की विश्वसनीयता कितनी गहन थी कि उन्होंने जी जो मौखिक रूप से कह दिया वो आज तक किसी न किसी रूप में है, डिस्टोर्टेड होके भी वो श्लोक उसी तरह से है। तो इस जी पर काम करने की बहुत आवश्यकता है, सिर्फ पाश्चात्य अवधारणाओं पर नहीं, भारत के कलेवर पर भी, भारत की प्राचीन जो कहते हैं ज्ञान परंपरा पर भी संचार में विशेष रूप से बात होनी चाहिए। जी जी। ये मेरी बहुत बड़ी अभिलाषा है चलिए, और तो मैं जब इसका थोड़ा समय प्रयास भी मिले, कर रही हूँ, मैं इसका जब प्रयास समय भी कर मिले रही तो हूँ। बिल्कुल बिल्कुल लिखिए। हमारी शुभकामनाएं। बस अंतिम सवाल कि आज की नई पीढ़ी, चाहे वो मीडिया में काम कर रही है, चूंकि आप बहुत सारे विषयों को एस डीन संभाल रहे हैं, तो उनके लिए आप कुछ कह पाए कि वो अपने करियर में, अपने जीवन में, क्योंकि जिस तरह का आज का दौर आ गया है, तकनीक का जिस तरह से उसने असर आ गया है, तो उस दौर में कैसे उन विद्यार्थियों को पूरी ऊर्जा और सामर्थ्य के साथ वो अपना जीवन आगे बढ़ा सकें। कुछ आप बात कहना चाहें तो बताइए। देखिए सर, नए जमाने में नई तकनीक के साथ तो जुड़ना बिल्कुल। होगा, बिना उससे जुड़े और बिना उसके प्रति सजग रहे या उसको अपनाए बिना हम अपने जिस चीज की अभिलाषा को पूरा करना चाहते हैं, मसलन जैसे उदाहरण के लिए आप भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं या जी और भी किसी भी विषय में, उस विषय को हम तब तक नहीं सही ढंग से सही लोगों तक पहुंचा सकते जब तक हम टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक प्रयोग न करें। चाहे वो नई टेक्नोलॉजी मीडिया के क्षेत्र में हो या आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जमाना आ गया है, बहुत सारी जी चीजें हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उस सारे माध्यम का उपयोग विद्यार्थी जिस भी क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र में भारत की जो प्राचीन वैशिष्ट्यता रही है, जो प्राचीन जो जी। ज्ञान कोश रहा है, उसमें उसको जोड़कर उसको संकल्प ले कि उसको आगे बढ़ाना, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, योगा हम्म। चित्र वित्र निवार का, ये मनोविज्ञान से कहने का, बिल्कुल। या चंद्रमा मनसो जाता, आज लोग कह रहे हैं, हमसे बहुत पहले कह दिया गया कि चंद्रमा का संबंध मन से है। तो इन सब जी। विषयों का तार्किक आधार देकर इस तकनीक का उपयोग हम्म। करके और इसको आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ाए, जिस भी विषय जी में है उससे जुड़े तकनीक का उपयोग करे और भारत के उस मौलिक ज्ञान को लोगों तक भेजे, बहुत बिल्कुल जरूरत सही है। कहा आपने कि परंपरा और आधुनिकता के समन्वय के साथ, क्योंकि बिल्कुल हमारी सर। जड़ों में जो है वो निश्चित रूप से प्रेरणा दे सकता है। और जी जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जी मुझे जी लगता है कि इसका भी लक्ष्य यही है कि जी हमारी आज की पीढ़ी को अपनी जी मातृभाषा में शिक्षा देते हुए जी उन मूल जड़ों के साथ उनको जोड़ पाए। जी निश्चय ही आपका बहुत ही अच्छा ये विचार है, और उम्मीद करते हैं कि जो मित्र हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जो विद्यार्थी सुन रहे हैं, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रेरित होंगे और अपने जीवन में कुछ नया सोचने के लिए विवश होंगे। हमारे इस एपिसोड में आपने इतना समय दिया और अपने जीवन के कुछ ऐसे पक्षों के बारे में बात की, जिसके बारे में अकादमिक उपलब्धियां और वो सब तो हम जानते ही हैं, लेकिन कुछ उस पक्षों की बात की, किस तरह से आपने संघर्ष करते हुए एक छोटे से गाँव से जन्म लेकर के, और अब आज तो आप जिस तरह से बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में अपनी सेवाएँ दी। निश्चित रूप से आपका महत्वपूर्ण योगदान मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में है, जो लंबे समय तक याद किया जाएगा। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं शुभकामनाएँ। सर कुछ कहना चाहूंगी, जी, जी, ये जी। कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप जैसा मार्गदर्शक, आप जैसा गुरु, जी। आप जैसा परामर्शदाता, आप जैसा मित्र नहीं, मुझे ये जीवन में मिला है। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस नहीं, नहीं, मित्रता की नहीं। शाश्वतता को बनाए रखे, नहीं, अपना नहीं, स्नेह बिल्कुल बनाए आपका रखे। मैं आपका बहुत स्नेह आभारी मुझे हूँ, आपने मुझे समय नहीं, दिया नहीं, सर, आपका बहुत स्नेह आभार। मुझे मिलता रहा है बहुत सारे मंचों पर, और निश्चित रूप से आपके बहुत सारे जो इस तरह के मैडम अकादमिक को भी आयोजन मेरी थे। तरफ से प्रणाम कहिएगा मैं, नहीं, नहीं, उनका भी बहुत स्नेह हमारे मिला तरफ है, से बहुत स्नेह बहुत-बहुत मिला है मुझे। नहीं, नहीं, शुभकामनाएँ, आशीर्वाद है आपको। और जो मित्र हमारे चैनल देख रहे हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि हमारा जो शैक्षिक अभियान है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ साझा करें और टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन भी करें। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। नमस्कार।